इस वीडियो में कोई मसाला नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, कॉकरोच नहीं है। ये वीडियो इस दशक के सबसे अंडररेटेड विषय पर है। सब्सक्राइबर और दर्शकों से अपील है, इस वीडियो को पूरा देखें, देखने के बाद शेयर जरूर करें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि स्टोरी भारत के लोगों तक ना पहुंचे। दोस्तों 1995 की बात है। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल ने तुर्की की कंपनी कार्स एस्टेट से 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। यूरिया की एक भी बोरी भारत पहुंचने से पहले तुर्की की कंपनी को लगभग 133 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए, लेकिन उस कंपनी ने यूरिया कभी भी भारत में नहीं भेजी। ना ही यूरिया भारत आई और ना ही 133 करोड़ रुपए वापस भारत आए। भारत की ओर से डील कराने वाले कुछ अधिकारियों को, बिचौलियों को कंपनी ने उन्हीं रुपयों में से घूस दे दी। आरोप नरसिम्हा राव के बेटे प्रभाकर राव पर भी लगे। भारत में इसे यूरिया स्कैम के नाम से जाना गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। फर्टिलाइजर को लेकर इस दशक की सबसे बड़ी स्टोरी पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, नरसिम्हा राव के समय हुआ यूरिया स्कैम 2 बातें स्पष्ट करता है। पहली कि कांग्रेस की सरकारें बोफोर्स से लेकर यूरिया तक की खरीद में घोटाले कर लेती थी, होने देती थी। दूसरी बात यह कि यूरिया बहुत बड़े स्तर पर भारत इंपोर्ट करता था। और मित्र, आज की हमारी कहानी यही है, भारत में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की कहानी। आप बताइए कि कोरोना महामारी आई, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, अभी भी चल रहा है, सप्लाई चेन प्रभावित हुई, दुनिया भर में फर्टिलाइजर को लेकर हाहाकार मचा। भारत में क्यों नहीं मचा? भारत में खाद की कमी क्यों नहीं हुई? ईरान रूस इजराइल युद्ध अभी भी एक तरह से जारी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, इसके बाद भी देश में फर्टिलाइजर की कमी क्यों नहीं है? ठीक है, कमी छोड़ देते हैं, एक भी रुपया फर्टिलाइजर पर क्यों नहीं बढ़ा? यूरिया की बोरी, डीएपी की बोरी, एनपीके की बोरी आज भी लगभग उन्हीं दामों पर कैसे मिलती है जितने पर 2014 में मिलती थी? आखिरकार सरकार ऐसा क्या जादू कर रही है जो ना तो फर्टिलाइजर की कमी है और ना ही फर्टिलाइजर के दाम बढ़े हैं? दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि कोई भी मीडिया हाउस इस पर कभी चर्चा नहीं करेगा और शायद ही आज तक मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने इस विषय पर बात की हो। सबसे पहले यूरिया को लेकर आप इन आंकड़ों को देखिए। 2013-14 में यूरिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन लगभग 227 लाख टन था। लगभग 76 लाख टन हम इंपोर्ट करते थे, यानी प्रोडक्शन के 30% से भी अधिक। कुल मिलाकर इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में 307 लाख टन यूरिया हमने प्रोड्यूस की, सिर्फ 58 लाख टन बाहर से खरीदी। मतलब यूरिया में भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर है। ये सरकार ने कैसे किया? ये महत्वपूर्ण क्यों है और ये ना होता तो क्या होता? पहले क्या होता था उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप डीएपी के आंकड़े भी देख लीजिए। 2013-14 में भारत 36.11 लाख मीट्रिक टन डीएपी प्रोड्यूस करता था। 90 से 95 लाख मीट्रिक टन हम इंपोर्ट करते थे। 2023-24 में हम 42.93 लाख मीट्रिक टन डीएपी प्रोड्यूस करते हैं। इंपोर्ट गिरकर 50 से 60 एलएमटी पर आ गया। मतलब यह है कि डीएपी का भी घरेलू प्रोडक्शन बढ़ा है और इंपोर्ट कम हुआ है। दोस्तों, ये आंकड़े ही आज के भारत की तस्वीर है। जर्मनी में सड़कों पर घूमता जर्मन शेफर्ड या फिर अमेरिका की दीवारों में घुसा कोई कॉकरोच आपको ये आंकड़े नहीं बताएगा, इसलिए आगे देखते जाइए। यूरिया और डीएपी के बाद अब एनपीके आंकड़ों को भी देखते हैं। 2013-14 में एनपीके का डोमेस्टिक प्रोडक्शन था 69.13 लाख मीट्रिक टन। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में ये प्रोडक्शन बढ़कर 95.48 लाख मीट्रिक टन हो गया। इससे हुआ ये कि एनपीके की जरूरत का लगभग 90% घरेलू प्रोडक्शन से पूरा होने लगा। तो यूरिया, डीएपी और एनपीके तीनों के आंकड़े आपने देखे और देखा कि कैसे घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया, आत्मनिर्भर बनने के लिए काम किया गया, इंपोर्ट घटाया गया। और यही कारण है कि कोरोना के समय, रूस यूक्रेन युद्ध के समय और अब ईरान यूएस इजराइल के बीच चल रही तनातनी के बीच भी हमारे देश में खाद की कोई कमी नहीं है और ना ही खाद पर दाम बढ़े हैं। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि सरकार ने ये किया कैसे। 2004 से 14 के बीच यूपीए की सरकार थी, तब क्या स्थिति थी? तो दोस्तों, 2014 से पहले हालात इतने बुरे थे कि खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी। लोग कई कई घंटों तक लाइनों में खड़े रहते थे। अक्सर किसानों को गोदाम से भगाने के लिए पुलिस लाठीचार्ज करती थी। किसान लगभग हर दिन पुलिस की लाठियां खाते थे। किस लिए? खाद की एक बोरी के लिए। और आज ऐसी वैश्विक परिस्थितियों के बाद भी देश में कहीं भी ना तो खाद के लिए लाइन लगती है और ना ही खाद के दामों में बढ़ोतरी की गई है। अब सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? ये आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये काम हार्वर्ड से पढ़े हुए मनमोहन सिंह ने नहीं बल्कि हार्ड वर्क वाले प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया है। 2015 में मोदी सरकार न्यू यूरिया पॉलिसी लेकर आई। इसके तहत पुरानी प्रोडक्शन यूनिट्स को रिवाइव किया गया, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए प्रोत्साहित किया गया, प्रोडक्शन यूनिट्स को गैस पर शिफ्ट किया गया और सबसे बड़ा बदलाव नीम कोटेड यूरिया को अनिवार्य किया गया। नीम कोटेड यूरिया से यूरिया की कालाबाजारी रुकी, इंडस्ट्रियल डाइवर्जन रुका, जरूरत से ज्यादा उपयोग कम हुआ,
क्योंकि इससे नीम कोटिंग से यूरिया धीरे धीरे घुलता है, जिससे नाइट्रोजन लंबे समय तक पौधों को मिलता है और उसका नुकसान हवा, पानी और मिट्टी में कम होता है। इससे नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ती है, कम यूरिया में बेहतर फसल उत्पादन मिलने लगा, खेती की लागत घटी, सॉइल हेल्थ में सुधार हुआ और सबसे महत्वपूर्ण सब्सिडाइज यूरिया का गैर कृषि उपयोग लगभग समाप्त हो गया। इसके अलावा ऐसे प्लांट्स को दोबारा शुरू किया गया जो पूरी तरह से बंद पड़े थे, जैसे कि गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट, झारखंड का सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट, बिहार का बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट, तेलंगाना का रामागुंडम प्लांट। 2014 से पहले ये सभी प्लांट्स बंद पड़े थे। सरकार ने इन्हें दोबारा रिवाइव किया और इनमें फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन शुरू किया गया। इसके अलावा ओडिशा में तेलचर फर्टिलाइजर प्लांट की शुरुआत की गई। इस तरह पिछले 10-11 साल में सरकार लगातार फर्टिलाइजर उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है और उसी का परिणाम है कि ऐसी वैश्विक परिस्थितियों के बाद भी देश में ना तो फर्टिलाइजर की कमी है और ना ही इसके दाम बढ़े हैं। दोस्तों, एक अंतिम बात और, पीएम मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं और 2015 में वे न्यू यूरिया पॉलिसी लेकर आते हैं और इंपोर्ट कम करके घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए काम करने लगते हैं। निश्चित तौर पर पीएम मोदी के आत्मनिर्भरता के उस विजन के कारण ही आज देश के किसान चैन की सांस ले रहे हैं। आज जब किसान निश्चिंत होकर खरीफ की फसल की तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जिसे चुनकर भेजा है वो उन्हें दिक्कत नहीं होने देगा। शायद इसीलिए किसान बार बार पीएम मोदी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाते हैं। नहीं तो विदेशों में पीएम के खिलाफ इतने कॉकरोच घूम रहे हैं कि वे हर दिन एक नया षड्यंत्र उन्हें सत्ता से हटाने के लिए करते हैं। खैर, भारत में फर्टिलाइजर की ये कहानी आपको कोई मीडिया हाउस नहीं बताएगा, इसलिए इसे शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका इसको लेकर क्या कहना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।